नमस्कार। ओनली एग्ज़ाम बूस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ में हम उपस्थित हुए हैं। आज का वीडियो रहेगा पर्यावरण पर। पर्यावरण में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आज एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद, पर्यावरण से संबंधित अधिनियम और पर्यावरण से संबंधित घटनाओं के बारे में, तो आज इन सभी के साथ में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले पर्यावरण का मतलब होता है जीवधारियों तथा वनस्पतियों के आसपास जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये जो दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद से पारित हुआ 23 मई 1986 को और लागू हो गया 19 नवंबर 1986 को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 होता है तो संसद से पारित हुआ 23 मई 1986 को और लागू हुआ 19 नवंबर 1986 को। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की बात करेंगे, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं अंग्रेजी के फुल फॉर्म में। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। जो आपका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी है उसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को, जिसका एक उद्देश्य होता है कि यह विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण है, जिसका एक उद्देश्य होता है कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों को निपटाना, अदालतों का बोझ हल्का करना। एनजीटी का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। क्षेत्रीय कार्यालय एक तो भोपाल में है, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, यानी कि 4 जगह क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इसका जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ पर पड़ता है? दिल्ली में। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित कानून जो हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहला दिया जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, ये 1974 को लागू किया गया था। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम, ये 1977 को आया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का आया। और यहीं पर एक चीज़ और बता देते हैं आपको, जो वन संरक्षण अधिनियम है और एक वन अधिनियम है, केवल वन अधिनियम, ठीक है ना, तो वो 1927 को आया था, ठीक है ना, वो आप देख लेना 1927 को। तो वन अधिनियम 1927 को आया था और वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 को आया। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, ये 1981 को आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बता ही दिया था पहले आपको कि 1986 में लागू किया गया। जैव विविधता कानून अधिनियम 2002 में। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जल प्रदूषण नियंत्रण 1974 में और वायु वाला 1981 में। तो जल से संबंधित 1974 में एक अधिनियम आया और वायु से संबंधित 1981 में आया। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो ये दिया हुआ है ये 2002 में पारित हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनजीटी के जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब आप देख लीजिएगा पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद हैं। अगर हम बात करें कि पर्यावरण के प्रति हमारे भी कोई कर्तव्य हैं तो ये कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 का के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। और ये जो पर्यावरण संरक्षण एक मौलिक कर्तव्य है, ये हमारा भी मौलिक कर्तव्य है। ये अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है और इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब इस समय वर्तमान में हमारे पास में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले शुरुआत में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे। अगर हम बात करेंगे सरकार का भी एक कर्तव्य है पर्यावरण के प्रति, तो नीति निर्देशक तत्वों में जाएंगे और नीति निर्देशक तत्वों में सरकार का कर्तव्य पर्यावरण के प्रति है तो वो अनुच्छेद 48A इंगित करता है। इसके बाद में पर्यावरण का हमारे जीवन से सीधा संबंध है, अर्थात पर्यावरण हमारे जीवन से सीधा संबंध रखता है तो उससे हमारे जीवन से मौलिक अधिकार हो जाता है। तो मौलिक अधिकार के हिसाब से अनुच्छेद 21 में जीवन से संबंध के हिसाब से अनुच्छेद 21 में इसको पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद को रखा गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक निवासी अधिनियम 2006 को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। ये ध्यान रखना है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक निवासी अधिनियम 2006 को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
इस समय वर्तमान में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल 6 जुलाई 2018 को इसके तीसरे अध्यक्ष बने एनजीटी के। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह और द्वितीय अध्यक्ष थे जस्टिस स्वतंत्र कुमार। यानी कि जो पूर्व रिटायर जज होते हैं वही इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण की संरचना किस प्रकार की है? पर्यावरण यहाँ पर 2 प्रकार का है, एक जैविक पर्यावरण और एक अजैविक पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण जो है ना वो उसको भौतिक पर्यावरण कह देंगे। तो भौतिक पर्यावरण में आपका स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल आ जाएगा। और इसके बाद जो जैविक पर्यावरण है उसमें वानस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण ये आ जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि मनुष्य की पर्यावरणीय भूमिका क्या रही है। मनुष्य पहले पर्यावरणीय कारक के रूप में हुआ करता था जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता था। फिर यह पर्यावरण रूपांतरकर्ता के रूप में आया। रूपांतरकर्ता का सीधा सीधा मतलब है इसने थोड़ा सा इन्वेंशन चालू किया, जैसे आग की खोज की, पत्थर के हथियार बनाए, फिर तांबे की खोज की, तांबे के बाद में इसने लोहे के औजार बनाना स्टार्ट किए। ये रूपांतरकर्ता है, ठीक है ना। इसके बाद परिवर्तन करता, फिर इसने कुछ समय बाद और विकास किया। इसके बाद इसने परिवर्तन करना चालू कर दिया धीरे धीरे, और बहुत परिवर्तन हो गया और अपने हिसाब से पर्यावरण को बनाने की कोशिश की। और अब इस समय जो मानव है वो विध्वंस करता है, यानी कि पर्यावरण का नाश कर रहा है, वनों की कटाई कर रहा है और पर्वतों को तोड़ रहा है, इस प्रकार का हो गया है। इसके बाद मानव पर्यावरण संबंध चरण क्या रहेंगे? मानव शुरुआत में आखेट एवं भोजन, शुरुआत में, ठीक है ना। इसके बाद पशुपालन एवं पशुचारण रूपांतरकर्ता के रूप में होता था। जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया कि पहले उसको पर्यावरणीय कारक था, फिर रूपांतरकर्ता, परिवर्तनकर्ता और विध्वंसकर्ता। पर्यावरणीय कारक कैसे था कि आखेट और भोजन संग्रह, उसका एक ही काम था, शिकार करना, भोजन संग्रह करना। पशुपालन एवं पशुचारण ये रूपांतरकर्ता है कि उसने अपने पशु पालना भी चालू कर दिया और पशुओं को चराना भी चालू कर दिया। परिवर्तनकर्ता का मतलब पौधा पालन, कृषि वगैरह वगैरह कर लिया, मतलब अपने हिसाब से वो खाद्यान्न पैदावार करने लगा। विध्वंस करने का मतलब है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे दिया हुआ है कि प्रारंभिक आदि मानव पर्यावरण में भूमिका क्या थी? पाता का मतलब क्या होता है? 2 तरीके भूमिका थी इसमें, 2 तरीके। एक नंबर 1 पाता और दाता। पाता का मतलब फल फूल, पशु और मांस, इस पर ही केवल वो निर्भर करता था, यही खाता था। और दाता का मतलब है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से बीजों को अनजाने में बिखेर देता था, जो बाद में बीज पौधे के रूप में पुनः उत्सर्जित हो जाते थे। पर्यावरण का मानव का प्रभाव क्या रहेगा? मानव का प्रभाव ये रहेगा भूमि उपयोग में परिवर्तन। भूमि उपयोग में परिवर्तन का मतलब कृषि विस्तार में, वनों की कटाई में, घास क्षेत्रों का जलाना, ये भूमि उपयोग में परिवर्तन, ये प्रत्यक्ष प्रभाव हैं। निर्माण एवं उत्खनन में, निर्माण जब करेंगे तो निर्माण का मतलब ये होता है कि बांध बना रहे हैं, नहर बना रहे हैं, तटबंध बना रहे हैं, खनिज बना रहे हैं, तो इससे भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर। मौसम रूपांतरण में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेघ बीजन, उपल वृष्टि का नियंत्रण, यानी कि मेघ बीजन का मतलब कृत्रिम वर्षा की बात कर रहा है। उपल वृष्टि का नियंत्रण नहीं, ओला वृष्टि जो है ना उसका नियंत्रण कर लेना, उसको ना होने देना। तो इस प्रकार से सीधा सीधा विरोध कर रहा है मानव उसका, प्रकृति के साथ में, पर्यावरण के साथ में एक युद्ध कर रहा है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कृत्रिम वर्षा किससे कराई जाती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर आयोडाइड यानी AgI। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। नाभिकीय कार्यक्रम में मैंने आपको अभी बताया कि कुछ पर्यावरणीय घटनाओं की भी चर्चा करेंगे। तो जैसे पर्यावरणीय घटनाओं की अगर हम चर्चा करेंगे तो पर्यावरणीय घटनाओं में सबसे पहले भोपाल गैस त्रासदी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 दिसंबर 1984 को ये घटना घटित हुई और मिथाइल आइसोसाइनाइट मिक गैस का रिसाव हुआ भोपाल में, काफ़ी लोग मारे गए, जहरीली गैस थी। दूसरी घटना थी चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, 26 अप्रैल 1986 यूक्रेन में ये घटना हुई, रेडियोधर्मी पदार्थ का उत्सर्जन हो गया था यहाँ से। और अगली घटना हुई 3 माइल आइलैंड घटना, 28 मार्च 1979 USA में, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर यह घटना हुई। और अगली घटना थी फुकुशिमा रिएक्टर घटना 2011 जापान में हुई। तो ये 4 घटना बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो मैंने इस प्रकार से इसको पहले लिखा, लिखने के बाद में हम यहाँ लेके आए हैं क्योंकि जो ज़्यादा पूछा जाता है उसी को हम लेके आए यहाँ पर। अब देखिए मानव का पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या रहेगा? अप्रत्यक्ष प्रभाव में ये रहेगा आपका, जैसे हम बात करें कृषि रसायनों का प्रयोग, क्योंकि कृषि रसायनों का प्रयोग होते हैं तो ज़मीन की उर्वरकता कम हो जाती है,
धीरे धीरे, और फसलें वगैरह जहरीली हो जाती है जो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से खाते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट है, कारखानों का अपशिष्ट है, भारी धातुओं का विमोचन, ग्लोबल वार्मिंग गैस का संग्रहण, तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं पर्यावरण पर। ये देखिए, ये चीज़ जो मैंने दिया हुआ है कि पदार्थों की अधिकता से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। सीसा अर्थात लेड की अधिकता से शारीरिक विषाक्तता हो जाती है, किडनी, दिमाग, जनन क्षमता भी प्रभाव हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। त्वचा व फेफड़ों कैंसर हो जाता है। पारा की अधिकता से मिनीमाता रोग हो जाता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। सेलेनियम की अधिकता से सेलोनेसिस रोग हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर ये आप सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि औद्योगिक क्रांति 1860 में इंग्लैंड में सबसे पहले चालू हुई। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शुरुआत में 0.29% होती थी, लगभग वही 290 ppm, लेकिन वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में सांद्रण 0.0379% या 379 ppm है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या रहेगा? ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब ये होता है कि एक तरीके से एनर्जी को कंट्रोल करना, एनर्जी को बाहर नहीं जाने देना। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड 55% ग्रीन हाउस प्रभाव अकेले छोड़ती है। CFC भी होता है 24%, CH4 15%, NH2 6%, और जलवाष्प का भी महत्व होता है इसमें। ओजोन परत, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर सीधा सीधा लिख के यहाँ पर दिया हुआ है आपको मैंने नोट्स के रूप में, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से फंसना चाहिए। ओजोन क्षरण की अगर हम बात करें तो ओजोन क्षरण में क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ओजोन क्षरण में। महत्वपूर्ण भूमिका तो नहीं कह सकते हैं, कुल मिला के सबसे ज़्यादा ओजोन क्षरण का कार्य जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है। जैसे प्रशीतक हुए, रेफ्रिजरेटर हुए, जैसे आपके कोल्ड स्टोरेज हुए, इनसे जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ओजोन क्षरण का कार्य करने में बहुत ज़्यादा आगे है। हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हो जाते हैं। मिथाइल क्लोरोफाइम, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे ये है ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ओजोन क्षरण का सर्वप्रथम पता जोसेफ फारमैन 1985 ने लगाया था, ठीक है ना। जोसेफ फारमैन 1985 में लगाया था, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। यहाँ से फिर मैंने एक और चीज़ यहाँ से ऐड करी है कि चौथी पंचवर्षीय योजना को पर्यावरण विकास के साथ जोड़ा गया। और फिर मैंने बहुत सारी यहाँ पर योजनाओं की बात कर दी, जैसे जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना तक गए कि कब से कब तक ये योजनाएं चलें। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी ये वाली, तो यहाँ 1969 से 74 इसको पर्यावरण विकास के साथ में जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमारे बहुत से अधिनियम दिए गए हैं। अधिनियम में सबसे पहले दिया हुआ है आपका पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 1985 में हुआ। गंगा कार्य योजना गैप का शुभारंभ 1985 में, बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय गंगा नदी वेशन प्राधिकरण 2009 का गठन हुआ और यहीं से राष्ट्रीय नदी भी घोषित की गई थी 2009 में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। गंगा का राष्ट्रीय नदी की घोषणा 2009 में करी गई थी। नमामि गंगे कार्यक्रम मिशन की शुरुआत 2014 में करी गई थी। राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना 2016 में करी गई थी। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम हमने आपको बता दिया था 1981 में, और जल वाला 1974 में। जैव विविधता के बारे में भी हम जान चुके हैं 2002। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में भी हम जान गए 1986। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980। अब यहाँ से देखिएगा भारतीय वन अधिनियम 1927, देखो वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की बात करी 2010 में इसकी स्थापना हुई। पौधा किस्म एवं कृषण अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। इसके बाद अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिकगत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, इसकी स्थापना हुई। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में मैं बता चुका हूँ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में आई और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई। तो ये सब चीज़ें रहीं आज के लिए। जो डिस्कशन किया ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इसको ज़रूर देखें, अच्छी तरीके से पढ़ें, और अगले वीडियो में फिर से इसका नेक्स्ट पार्ट लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।